हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। चलिए बच्चों, आज के इस लेक्चर्स में जो है हमारा जो चैप्टर है डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। तो डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व में आज के इस लेक्चर में जो है हम ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में घुमा फिरा के कई बार पूछा गया है। तो आज का हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। वैसे तो हमने पिछले लेक्चर्स में संक्रमण तत्व के बारे में बता दिए थे और इनके गुण कौन कौन से हैं वो भी हमने चर्चा किए थे, लेकिन आज हम जो संक्रमण तत्व होते हैं इसको फिर एक बार रिपीट कराएंगे और साथ में इनकी जो विशेषताएं होती हैं, इनकी विशेषताएं जो है अक्सर जो है पूछा जाता है, हेडिंग के रूप में पूछा जाता है। अलग अलग हेडिंग आपको दे दिया जाता है कि संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं, क्यों बनाते हैं। संक्रमण तत्व जो है चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, तो क्यों करते हैं। यानी ये जो इनकी विशेषताएं हैं, इनकी अलग अलग विशेषताओं की हम चर्चा करने वाले हैं। ये विशेषताएं आपके बोर्ड एग्जाम में जो है कारण स्पष्ट कीजिए करके भी पूछा जाता है कि क्या कारण है कि संक्रमण तत्व जो है रंगीन लवण बनाते हैं। तो इसका कारण स्पष्ट करने के लिए भी आपसे पूछा जाता है। तो हम कारण और जो इनकी विशेषताएं हैं दोनों एक ही में बताने वाले हैं, यानी अलग अलग इसमें नहीं पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। बस इसी एक ही क्वेश्चन में जो है बाकायदा दोनों तैयार हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना ये क्वेश्चन अभी आपका तैयार हो जाएगा और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर 5 नंबर में पूरे पूछे जाते हैं और बड़ा आसान बैठेगा। बस केवल आपको देखने की देरी है, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, अभी तुरंत तैयार हो जाएगा। देखिए इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में जो है क्वेश्चन जो आते हैं हमेशा जो है लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, 1-2 नंबर के, यानी हर टाइप के क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे और बहुत ही आसान बैठता है। आसान इसलिए बैठता है कि एक बार 2 बार पढ़ोगे आराम से तैयार हो जाएगा और एग्जाम में आएगा जरूर और लिख दोगे आराम से पूरा नंबर मिल जाएगा। तो इसलिए इसमें बहुत ज्यादा रटना नहीं है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस एक बार 2 बार आप देख लीजिए आराम से तैयार हो जाएगा। अभी आप बने रहिए हमारे साथ, देखना अभी तुरंत तैयार हो जाएगा। तो चलिए आज क्लास शुरुआत करते हैं और देखते हैं सबसे पहले संक्रमण तत्व होते क्या है। देखो बच्चों, हमने संक्रमण तत्व के बारे में पिछले लेक्चर्स में बताए हैं, फिर से रिपीट करवा देते हैं कि वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 डी उपकोष में प्रवेश करते हैं उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। भाई वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 डी उपकोष में प्रवेश करते हैं डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। आप बताएंगे ये तत्व आवर्त सारणी में एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के मध्य में रखे गए हैं। भाई आवर्त सारणी में अगर आप बात करेंगे जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में रखे गए हैं। आवर्त सारणी में एस तथा पी ब्लॉक के मध्य में रखे गए हैं तथा इनके गुण यस व पी ब्लॉक के मध्य में होते हैं, अतः इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। भाई जाहिर सी बात है जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं इन्हीं को संक्रमण तत्व कहा जाता है। कहने का रीजन क्या है, जो डी ब्लॉक के तत्वों के गुण होते हैं वो एस ब्लॉक व पी ब्लॉक के बीच में होते हैं, तो बीच में है तो इसीलिए तो इन्हें संक्रमण तत्व कहा गया। ट्रांजिशन मेटल्स बोला जाता है। समझ में आया कि नहीं। तो ट्रांजिशन मेटल बोलने का यही रीजन है कि इनके जो गुण होते हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों के बीच में होते हैं, इसीलिए इन्हें ट्रांजिशन मेटल या संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इनके कोई एक आध एलिमेंट्स की अगर आप जैसे मान लीजिए कापर है, कापर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर जानना चाहें तो आप बता सकते हैं 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 3d10 4s1, ये कापर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इस तरीके से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। अब बात आती है इनकी विशेषताएं की। तो चलिए इनकी विशेषताएं और कारण दोनों को हम बारी बारी करके देख लेते हैं, दोनों को एक साथ देख लेते हैं तो समझ में आ गया होगा संक्रमण तत्व क्या है। वैसे याद हो गया होगा क्योंकि हमने पिछले लेक्चर्स में भी इसकी चर्चा किए थे। देखो बच्चों, अगर हम बात करें संक्रमण तत्व की विशेषताएं कह लीजिए या कारण भी पूछा जाता है, जो जिसका कारण पूछा गया होगा हम कारण आपको बता देंगे। सबसे पहले बात आती है विशेषताएं में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहले यही बात आती है कि संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है।
तो चलिए इसको भी जान लेते हैं। आप बताएंगे संक्रमण तत्वों में बाह्य कोश के पिछले कोश के डी ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। भाई आप जानते हैं जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं इनमें जो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है वो बाह्य कोश के पिछले कोश के डी ऑर्बिटल में जो है इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इनके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अगर हम बात करें इनके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है तो ध्यान सुनिएगा, n-1 s² होगा, फिर n-1 p6 होगा और फिर n-1 d1 to 10 होगा, यानी 1 से 10 तक होगा। उसके बाद ns1r2 होगा, या ऐसा भी हो सकता है या ns0, ये आपको भाई 3D आपको एक आध जगह जो है ऐसा देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनके बाह्य कोश का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है जनरल वाला, वो आप बताएंगे n-1 s², n-1 p6 फिक्स है, n-1 d वाले में इलेक्ट्रॉन भरना ही है, तो वो 1 से लेकर 10 तक यहाँ तक कोई भी हो सकता है। और फिर ns1r2 यानी 1 भी होगा 2 भी होगा, या ऐसा भी हो सकता है ns0 भी आपको कहीं कहीं एक आध जगह देखने को मिल सकता है। तो ये तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है संक्रमण तत्वों की, समझ में आया कि नहीं। और इसका डिटेल में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आपको सीखना है तो इसके नीचे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, वहां पर हमने एक वीडियो में चारों सीरीज का जो है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक विन्यासी करके बता रखे हैं। तो चलिए अगली हेडिंग देखते हैं, अगली जो विशेषताएं हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें जो कारण आपके स्पष्ट करने को कहा जाता है कि संक्रमण तत्व जो है परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, तो इसको कारण स्पष्ट कीजिए। तो चलिए हम देख लेते हैं संक्रमण तत्व जो होते हैं ये परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था क्यों प्रदर्शित करते हैं, और दूसरी बात ये जो विशेषताएं हैं संक्रमण तत्वों की उनकी विशेषताओं में या डी ब्लॉक तत्वों की विशेषताओं में भी आप इस हेडिंग को लिख सकते हैं। तो हमने इसी में बताया है कि दूसरी हेडिंग हमने आपको संक्रमण तत्व की विशेषताएं में यही बताया कि परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था है, यानी संक्रमण तत्व जो होते हैं ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, और कारण में भी ये पूछा गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा, क्या कारण होते हैं कि संक्रमण तत्व जो होते हैं परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान समझिएगा भाई जो संक्रमण तत्व होते हैं आपको अच्छे से पता है जो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, जैसे अगर मान लीजिए 3D सीरीज की बात करते हैं तो आप जो एक चीज पता है कि n-1 d और ns यहाँ पे 1 या r2 और यहाँ पे 1 से लेकर के 10 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो n-1 और ns दोनों की जो ऊर्जाएं होती भाई, आपको एक बात अच्छे से पता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में या किसी से पार्टिसिपेट करने में जो इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं वो हमेशा आउटर सेल्स के ही इलेक्ट्रॉन्स भाग लेते हैं, बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। तो बाहर वाले कक्षा में अगर देखोगे तो ns होता है, कौन होता है, ns होता है। तो यहाँ 1 या 2 इलेक्ट्रॉन ही रहता है, तो ns के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। लेकिन जो ns है उसके ठीक पहले जो है d वाला सबसेल होता है, d वाले कक्षक होते हैं, और d वाले कक्षक और s वाले कक्षक की ऊर्जाएं लगभग समान होती हैं। भाई इनकी जितनी ऊर्जा स्तर होती है उतने ऊर्जा जो है इनका भी होता है, d वाले का होता है। तो दोनों की ऊर्जा सेम होते हैं। इलेक्ट्रॉन निकाले आए, इनके लगे पेट नहीं भरा, अंदरों खींच के लेके चला गए, क्यों, क्योंकि उनको उतने ऊर्जा में यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन मिल जा रहा है। तो चूंकि बंद बनाने में d और s दोनों कक्षक भाग लेते हैं, तो दोनों कक्षक भाग लेते हैं, यदि जरूरत पड़ा तो s का ही इलेक्ट्रॉन भाग लेगा और नहीं अंदरों वाले के भाग लेगा। तो दोनों की ऊर्जाएं सेम होने के कारण ये जो है परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया कि नहीं। तो हमने यही लिखा है कि संक्रमण तत्वों में इलेक्ट्रॉन, जो संक्रमण तत्वों के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ns कक्षक, भाई बाहर कौन है, ns है, देखो ये बाहर ns है, और n-1 d कक्षक यानी इसके पहले कौन है, n-1 d कक्षक। दोनों के इलेक्ट्रॉन रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं। भाई दोनों के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं, इसलिए संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। दोनों
जो है परिवर्ती संक्रमण तत्व जो होते हैं परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। आगे कहा गया संक्रमण तत्वों में क्यों करते हैं, रीजन जान लो भाई। संक्रमण तत्वों में N-1D और NS की ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं में थोड़ा अंतर होता है। मतलब N-1D और NS की ऊर्जाएं जो होती हैं इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, ना के बराबर थोड़ा मोड़ा अंतर होता है। होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन रासायनिक बंध बनाने में भाग ले सकते हैं। यानी डी वाले और एस वाले दोनों के कक्षक जो है रासायनिक बंध बनाने में भाग ले सकते हैं। अतः इसलिए संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। भाई दोनों के ऊर्जाओं में डी वाले और एस वाले के ऊर्जाओं में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, थोड़ा मोड़ा अंतर होता है। इसीलिए दोनों रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं। इसीलिए संक्रमण तत्व जो होते हैं परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। हमने आपको एक एग्जाम्पल के रूप में बताने के लिए 3D सीरीज ले लिया। कौन सा सीरीज लिया है, 3D सीरीज लिया है संक्रमण तत्वों के विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था दिखाने के लिए। यह आपको एलिमेंट्स याद होगा, स्कूटी वैन कार में फेंको निकेल कॉपर जिंक। आराम से पता ले जाओगे, आराम से लिख लेना। और ध्यान सुनिए, सबसे पहले जो स्कैंडियम है और जो जिंक है, जिंक की ऑक्सीकरण अवस्था आप जानते हैं इसका डी सबसेल कंप्लीटली भरा होता है, तो लास्ट में एस में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसीलिए इसकी फिक्स संयोजकता है +2 और स्कैंडियम में +3 होगा। क्यों? क्योंकि डी वाले में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, एस वाले में 2 होगा, दोनों मिला करके तीनों निकाल देंगे तो ये +3 होगा। इसमें कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। अब बात आती है, इसको आप ऐसे याद करना 2 3 4, यानी ये टाइटेनियम 2 भी 3 भी 4 भी तीनों प्रदर्शित कर सकता है। वेंडियम है 2 3 4 5, देखो 2 3 4 लिखना, फिर 2 3 4 5 लिखना, फिर 2 3 4 5 6। समझ में आ गया नहीं? इसको आप रेशियो बना लो। सबसे पहले टाइटेनियम 2 3 4 2 3 4 5 5, वेनेडियम क्रोमियम में 2 3 4 5 6, और बगल वाले में 2 3 4 5 मत लिखना, 6 7 कर देना। नहीं, रेशियो उतने रहेगा, बस 5 की जगह पे 6 7 बढ़ा देना। 5 नहीं लिखना, 6 7 आगे बढ़ा देना। उसके बाद जब 7 तक मैक्सिमम, बस इससे ज्यादा नहीं कोई प्रदर्शित करता, फिर अगले एफी में घटा देना 2 3 4, बगलिया वाले में 2 3 4, बगलिया वाले में 2 3 4, फिर कॉपर में 1 और 2। ध्यान क्या क्या देना है, लास्ट में 2, स्टार्टिंग में 3 और लास्ट के पहले 1 और 2, बाकी 2 3 4 इधर भी, 2 3 4 इधर भी, 2 3 4 इधर भी। सबसे ज्यादा एमएन का होता है, सबसे ज्यादा एमएन का 2 3 4 5 नहीं 6 7 तक करता है एमएन। ठीक, उसके बगल वाला 2 3 4 कर देना, इधर वाला 2 3 4 5 6, इधर वाला 2 3 4 5 कर देना। समझ में आ गए? 2 3 बार बनाओगे आराम से तैयार हो जाएगा। तो ये है जो हमारे संक्रमण तत्व होते हैं, यह परिवर्तनीय ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। तो दूसरा गुण समझ में आ गया होगा, विशेषता। चलिए अगली विशेषता देख लेते हैं जो काफी ज्यादा पूछा गया है। देखो बच्चों, अगला जो इसमें विशेषताएं हैं वो है चुंबकीय गुण लक्षण या चुंबकीय गुण आप कह सकते हैं। यानी जो डी ब्लॉक तत्व होते हैं तो चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अब आपके एग्जाम में इसी को अलग से जो क्वेश्चन पूछा गया है, कारण स्पष्ट कीजिए कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं ये अनचुंबकीय होते हैं। काहे को होते हैं, यही आपको कारण स्पष्ट करने के लिए कहा जाता है। तो ध्यान समझिएगा भाई, आप जानते हैं जब हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं डी ब्लॉक के तत्वों में तो अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में भरा जाता है। किसमें भरा जाता है? N-1 डी सबसेल में भरा जाता है। और जब N-1 डी सबसेल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये अयुग्मित का मामला क्या है? तो देखो भाई, अगर हम बात करें 3D5, किसकी बात करें? 3D5, आपको पता है डी चैम्बर में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 चैम्बर होगा, 10 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। मौके पर यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5, पांचों इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम के अनुसार भरेंगे। तो आप देख रहे हैं सभी कक्षकों में 1 1 इलेक्ट्रॉन है। कितना है? 1 1 इलेक्ट्रॉन है। तो और सब के सब अयुग्मित है। इस समय क्या है? ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। कैसा है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ये सब के सब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और जिनमें भी चाहे एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो चाहे सब के सब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो ये आपका अनचुंबकीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अनचुंबकीय बोला जाएगा। इसे हम अनचुंबकीय कहेंगे। अगर जिस तत्व में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें हम अनचुंबकीय कहते हैं। समझ में आए नहीं?
अब किसी में मान लीजिए जैसे जिंक है 3d10 होता है, अगर यहाँ पर देखा जाए 1 2 3 4 5 10 इलेक्ट्रॉन भरोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अब इसमें दो दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये सब के सब युग्मित है। कितने हैं? सब के सब युग्मित इलेक्ट्रॉन है, और युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये प्रतिचुंबकीय कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? प्रतिचुंबकीय बोले जाएंगे। तो वो चूंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट सब के सब में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो जिनमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा अर्धचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा, और जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा वो प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर जिनमें चुंबकीय गुण रहे उसे हम लौह चुंबकीय बोला जाता है। ऐसे तत्वों को लौह चुंबकीय कहा जाता है। तो ये आपके डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं ये अनचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो वही हमने लिखा है कि संक्रमण तत्व आयनों में, चाहे संक्रमण तत्व की बात करो व इनके आयनों की बात करो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये अनचुंबकीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं। इसका कारण यह है, क्या कारण है कि n-1 डी उपकोष में प्राय अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, और जब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो ये प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। भाई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा तो ये अनचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हो गया ना कि डी ब्लॉक के तत्व जो है अनचुंबकीय गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं? कारण स्पष्ट कीजिए। तो आप बताएंगे डी ब्लॉक तत्वों में n-1 डी उपकोष में प्राय अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण ये अनचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? इनका जो चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात किया जाता है, विकल्प में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप बताएंगे चुंबकीय आघूर्ण बराबर, इसका जो फार्मूला आप निकालेंगे चुंबकीय आघूर्ण म्यू, इसी को जो है म्यू बोला जाता है। म्यू बराबर √n+2 bm लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? यानी म्यू बराबर √n+2 bm, यानी ये जो है बी से बोहर, एम से मैग्नेटॉन लिखा जाता है। आप बता सकते हैं बोर मैग्नेटॉन। और इसमें आपने यन देखा है, जहां आप बताएंगे जहां n बराबर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, समझ में आ गया ना? n जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, जितनी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी उसी अनुसार चुंबकीय आघूर्ण निकाला जाता है। समझ में आ गया ना? चलिए अगला गुण देख लेते हैं। देखो बच्चों, अगर अगली विशेषताएं की बात करें संक्रमण तत्वों की, तो ये है कि डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं या संक्रमण तत्व जो होते हैं, ये रंगीन आयन व रंगीन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति, यानी ये रंगीन आयन बनाते हैं या रंगीन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति इनकी होती है। एक तो ये विशेषताएं है, और दूसरी बात ये कारण स्पष्ट करने को पूछा जाता है कि संक्रमण तत्व जो है रंगीन आयन अथवा रंगीन यौगिक क्यों बना, तो रीजन आपको बताना है। तो दोनों को एक ही में समझ लेते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और दोनों पूछा गया है। तो देखो, संक्रमण तत्व ठोस अवस्था या जलीय विलयन में रंगीन आयन बनाते हैं, यानी जो संक्रमण तत्व होते हैं या तो ठोस अवस्था में रंगीन होंगे, या तो जलीय विलयन में जब घुलते हैं तब रंगीन हो। तो घुलते बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, कारण आपको यही बताना है। तो कह रहे हैं कि इसका कारण यह है, इसका कारण है, क्या कारण है कि जब संक्रमण तत्व या आयन पर श्वेत प्रकाश पड़ता है, नहीं श्वेत प्रकाश यानी प्रकाश की किरण जो है श्वेत प्रकाश डाली जाती है या पड़ता है, तो अपूर्ण डी कक्षक, आप जानते हैं जो डी सबसेल होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं भाई, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, पूरा भरे नहीं रहता है। तो जो अपूर्ण कक्षक वाले होते हैं, अब जो फुलफिल्ड होता है, भरा होता है, वो नहीं रंगीन बनाएंगे, जो अपूर्ण डी कक्षक होगा उन्हीं वही बनाएंगे केवल। तो कह रहे हैं कि अपूर्ण डी कक्षकों की उपस्थिति में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रकाश का अवशोषण कर लेते हैं, यानी जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, जिससे अकेला वाला इलेक्ट्रॉन होगा, तो इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो प्रकाश का एब्जॉर्प्शन कर लेंगे, अवशोषण कर लेंगे, और अवशोषण करने के बाद लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे, जिसे डीडी ट्रांजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीडी ट्रांजिशन बोलते हैं। तो वही कहा गया, प्रकाश का अवशोषण कर निम्न ऊर्जा वाले कक्षक से उच्च ऊर्जा वाले कक्षक की ओर चले जाते हैं। यही तो बताएं, निम्न ऊर्जा वाले कक्षक से उच्च ऊर्जा वाले कक्षक की ओर चले जाते हैं।
तो इसीलिए जो है वो जो है रंगीन यौगिक या रंगीन लवण का निर्माण करते हैं। समझ में आया कि नहीं? रंगीन कब बनाएंगे? जिनमें डी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या करता है? प्रकाश श्वेत प्रकाश का अवशोषण करता है और लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। जिस प्रकाश का जिस तरीके के प्रकाश के फोटोन का एब्जॉर्प्शन करेगा उसी रंग को वो जो है छोड़ता रहता है, इसी कारण वो रंगीन दिखाई देता है। समझ में आया कि नहीं? तो ये तुम्हारा था अगला गुण, रंगीन आयन व रंगीन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति। चलो अगला गुण देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा गया। देखो भाई अगला गुण इसका जो है उत्प्रेरकीय गुण। कौन सा गुण? उत्प्रेरकीय गुण। तो आपसे कारण में भी पूछा जाता है कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं ये उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। क्यों प्रयोग किए जाते हैं? कारण स्पष्ट कीजिए। तो वहां पर ऐसे पूछा गया है और यहाँ पर ये विशेषताएं भी हम बता रहे हैं संक्रमण तत्वों के या डी ब्लॉक तत्वों की विशेषताएं। तो इसमें देखिए उत्प्रेरकीय गुण क्यों होता है भाई? आप जानते हैं डी कक्षक जो होता है अपूर्ण होता है, इनकम्प्लीट होता है। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनमें जो सतही क्षेत्रफल होता है इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन n-1 सबसेल में n-1 डी सबसेल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण इनमें जो कोर होते हैं किनारे होते हैं ये ज्यादा मिलते हैं, सतही क्षेत्रफल ज्यादा मिलता है और इसीलिए इनके यौगिक या ये तत्व जो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें आप बताएंगे कि संक्रमण तत्व व इनके यौगिकों को उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका कारण यह है कि ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाते हैं। भाई परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाते हैं? क्योंकि बाहर वाले एस से इलेक्ट्रॉन निकलता है, जरूरत पड़ा तो अंदरों वाले से डी से भी निकल गया। तो दो जगह से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ऑक्सीकरण अवस्था बदलती रहेगी। जरूरत पड़ा तो एक निकला, जरूरत पड़ा दो निकला, जरूरत पड़ा तीनों निकल गया, जरूरत पड़ा चौथा इलेक्ट्रॉन भी निकल गया। तो संयोजकता बदल रही है ना, हर एक की संयोजकता जितने इलेक्ट्रॉन निकालोगे उतने संयोजकता बदलेगी। तो अलग अलग संयोजकता होने के कारण एक एलिमेंट कई संयोजकता प्रदर्शित करता है, जिसके कारण ये जो है उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं और ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं? अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। तो वही कहा गया कि परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाते, मेन है रीजन कि परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था डी ब्लॉक के एलिमेंट्स प्रदर्शित करते हैं और इसी रीजन से जो है ये उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो वही कहा गया ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाते हैं तथा इनके पास अपूर्ण n-1 डी उपकोष होता है, इनकम्प्लीट n-1 डी उपकोष होता है, जिससे ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। अपूर्ण होने के कारण ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। तो इसीलिए जो है उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये हमने आपको जो इनकी विशेषताएं आपको 5 बताए हैं, ये पांचों विशेषता इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कभी यार भाई डी ब्लॉक तत्वों की विशेषताएं करके पूछ सकता है या आपसे कारण स्पष्ट करने के लिए कह सकता है कि संक्रमण तत्व उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। क्यों? कारण स्पष्ट करो। संक्रमण तत्व परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। क्यों? कारण स्पष्ट करो। संक्रमण तत्व जो है उत्प्रेरक के रूप में भाग लेते हैं। क्यों? कारण स्पष्ट करो। तो ये सब पूछे गए हैं, खूब नंबर लगा के पूछे गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक न किया हो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।